The following content is provided under India's first open courseware program. Your support will help RJ Academy continue to offer high-quality educational resources for free. क्वांटम केमिस्ट्री में अभी तक आप लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हो। स्टार्ट हमने किया था फिलोसफी ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री से, उसके बाद हम लोगों ने बेसिक्स को पढ़ा और बेसिक्स के अंदर आप लोगों ने ऑपरेटर अलजेब्रा को पढ़ा और ऑपरेटर अलजेब्रा में आप लोगों ने कम्यूटेटर और हर्मिटिसिटी के ऊपर अच्छा खासा फोकस किया। उसके बाद आप लोगों ने आइगन वैल्यू को पढ़ा, नॉर्मलाइजेशन को पढ़ा, प्रोबेबिलिटी को पढ़ा, एवरेज वैल्यूज़ को पढ़ा और इन सभी कंसेप्ट का यूज़ करते हुए आप लोगों ने हर एक मॉडल के कोरस्पॉन्डिंग अपनी अपनी एवरेज वैल्यूज़ को निकाल लिया और उन वैल्यूज़ को याद भी आप लोगों ने कर लिया। इन सभी बेसिक्स को कवर करने के बाद आप लोगों ने पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री को पढ़ा और पोस्टुलेट को पढ़ने के बाद हमने श्रोडिंगर इक्वेशन को पढ़ा, उसके जनरल एक्सप्रेशन को देखा और हमने देखा कैसे आप लोग श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज कर पार्टिकल इन 1D बॉक्स के लिए अपने वेव फंक्शन को कैलकुलेट कर सकते हो। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पार्टिकल 1D बॉक्स के लिए जितने भी वेव फंक्शन आप लोगों ने निकाले हैं उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे और देखेंगे कि आखिर क्या क्या एप्लीकेशन होती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 18 of quantum chemistry. अभी तक हम लोग 17 लेक्चर्स को एक सीरीज के अंदर कवर कर चुके हैं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वो सभी लेक्चर्स को देख लिया। अगर आप लोगों ने अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर जाकर देख लीजिए। आप लोगों को RJ Academy के यूट्यूब चैनल के ऊपर अलग अलग चैप्टर्स की प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी और वहाँ से आप लोग जिस भी चैप्टर को पढ़ना चाहते हो उस लेक्चर की सीरीज़ को आप लोग वहाँ पर देख सकते हो। तो आज इस क्लास में हम लोग बात करेंगे, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर पार्टिकल इन 1D बॉक्स की। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी किस तरीके से आप लोग अपने वेव फंक्शन को डिटरमाइन करते हो विद द हेल्प ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, और हम लोगों ने वहाँ पर अपने वेव फंक्शन को निकाल दिया था कि कैसे क्या आपका वेव फंक्शन होता है। आपके बॉक्स की लेंथ 0 से L हो, 0 से 2L हो, 0 से 3L हो और साथ ही साथ हर एक बॉक्स की कंडीशन के हिसाब से आप लोगों ने एनर्जी के एक्सप्रेशन को भी याद किया था। तो अभी इस क्लास के अंदर हम लोग उन्हीं एनर्जी के एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे और अपने एनर्जी लेवल डायग्राम को बनाएंगे और फिर देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, क्योंकि ये फेवरेट टॉपिक है CSIR नेट वालों के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बार पूछे भी गए हैं और यहाँ से आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। चाहे आपका वो एनर्जी लेवल डायग्राम 1D बॉक्स का हो, 2D बॉक्स का हो या फिर 3D बॉक्स का हो, तीनों ही केसेस के लिए आपके एनर्जी लेवल डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इनको अच्छे से समझना है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आप लोग देख सकते हो हेडिंग यहाँ पर लिखी हुई है एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर अ पार्टिकल इन 1D बॉक्स। आप यहाँ पर देख सकते हो हेडिंग में मैंने बॉक्स जो लिया है, मैंने 0 से L लेंथ के बॉक्स लिया हुआ है। अगर आपके पास लेंथ चेंज हो जाती है बॉक्स की तो उस हिसाब से आप लोग अपने एनर्जी की लेवल डायग्राम को भी बनाओगे और आपका सब कुछ एनर्जी लेवल डायग्राम के हिसाब से आपके जो फॉर्मूलेज हैं वो सभी आपके चेंज हो जाएंगे। तो आपको पता है कि अगर आपके बॉक्स की लेंथ चेंज होती है, अगर आपका बॉक्स का लेंथ 0 से x × 2L होता है तो आपका वेव फंक्शन क्या है और आपका एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है, उस हिसाब से आप लोग अपने एनर्जी लेवल डायग्राम के अंदर भी थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर सिंपल केस बता रहा हूँ आप लोगों को, जो 0 से L लेंथ का आपके पास बॉक्स होगा तो उस केस के अंदर आपका एनर्जी डायग्राम क्या होगा। जैसे कि आपको पता है कि अगर आपका पार्टिकल 1D बॉक्स है तो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इनसाइड द बॉक्स उसको आप लोग 0 लेते हो। इस चीज़ को हम लोग समझ भी चुके हैं कि आखिर आपका इनसाइड द बॉक्स आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 क्यों होती है, क्योंकि आपका जो पार्टिकल है अंदर वो फ्री है मूव करने को, कोई फोर्स वहाँ पर नहीं एग्जिस्ट, कोई फोर्स वहाँ पर नहीं लग रहा, और अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा तो पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh। अगर आपका g 0 है तो आपका पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। मैं बात करूँ क्वांटम पिक्चर की तो आप लोग वहाँ पर बोलते हो कि आपका जो dv है माइनस का f dx हो जाता है। अगर आपका फोर्स 0 है इनसाइड द बॉक्स तो उस केस के अंदर आपका dv भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसका मतलब जो पोटेंशियल हो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और हम लोग यहाँ पर पोटेंशियल को कांस्टेंट ना मानकर हम लोग यहाँ पर क्या मान लेते हैं, अगर वो कांस्टेंट ही है तो मैं अपनी इच्छा से उसे क्या मान लेता हूँ, 0 मान लेता हूँ, ताकि आपकी कैलकुलेशंस के अंदर कोई भी दिक्कत ना हो। तो शुरू करते हैं हम लोग अपने एनर्जी लेवल डायग्राम को बनाने के लिए। उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी अपने एनर्जी के एक्सप्रेशन की। आपको पता है अगर आपके बॉक्स की लेंथ 0 से L हुई तो उस केस के लिए आपकी जो एनर्जी का जो आपका एक्सप्रेशन होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। आपका एनर्जी क्या हो जाती है, सारी की सारी जो एनर्जी है वो कैसी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है। तो जितनी भी एनर्जी होगी वो सारी की सारी क्या है, एज ए काइनेटिक एनर्जी ही है। वो आपके बराबर होती है n² 8ml², या फिर आप उसको इस फॉर्म में भी याद कर सकते हो n² π² h² अपॉन में
2ml²। जो क्वेश्चन आपके पास आएगा वो इस फॉर्म में भी आ सकता है और वो क्वेश्चन आपके पास इस फॉर्म में भी आ सकता है। तो दोनों ही फॉर्म को यूज करते हुए आपको एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है और उस केस के अंदर आपको देखना है कि कितनी एनर्जी आपको लगेगी किसी भी ट्रांजिशन को करने के लिए। यहां से बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं CSIR नेट के अंदर। आज इस क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, मैं आपको बताऊंगा किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो अगर मैं इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बताऊं, आपको पता है कि एनर्जी का एक्सप्रेशन जो आपके पास है ये n²h² अपॉन 8ml²। मैं इस एक्सप्रेशन को यूज करते हुए अपने एनर्जी लेवल डायग्राम को बनाऊंगा। इसमें जो आपके पास n है, ये n क्या है आपके पास? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो कि वेरी करेगा आपका n = 1 से लेकर 2, 3, 4, 5 तक जाएगा। और आपके पास क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। और इसी वजह से आपकी जो एनर्जी लेवल्स हैं वो कैसे होते हैं? क्वांटाइज्ड होते हैं, जो कि प्रॉपर्टी होती है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की। तो अगर मैं अपने n = 1 के लेवल को बनाऊंगा, ये आपके पास क्या है? n = 1 के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम है। तो मैं क्या करूंगा? n की जगह 1 को पुट कर दूंगा, तो आपके पास एनर्जी क्या निकल कर आ जाएगी? 1/h² 8ml², जो कि आपकी आ गई है h² 8ml²। अगर मैं n = 2 लेकर चलता हूं तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? 2/h² 8ml², यानी कि 4h² 8ml²। सिमिलरली अगर आपके पास n = 3 है तो आपके पास एनर्जी आ जाएगी 9h² 8ml²। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, स्टार्टिंग में जो आपके पास यहाँ पर टर्म है ये आपके पास क्या है? 1 है, उसके बाद 4 हो गई, उसके बाद 9 हो गई, फिर आपके पास n = 4 के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 का स्क्वायर यानी कि 16, फिर आपके पास आएगा 5 का स्क्वायर 25। यानी कि जो एनर्जी गैप है यहाँ पर वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ता हुआ जा रहा है। जो आपके पास स्टार्टिंग में जो गैप होगा ये आपके पास थोड़ा कम होगा, उसके बाद ये जो गैप है थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, फिर वो और इंक्रीज होगा और उसके बाद वो और इंक्रीज होगा। और अगर आप लोग लेवल्स को अप करते हुए जाओगे तो आपके जो एनर्जी लेवल्स है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो भी आपके पास इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है कि मैं किस तरीके से एनर्जी के एक्सप्रेशन को यूज कर रहा हूं, आपको नहीं पता कि एनर्जी का एक्सप्रेशन मैं कैसे लेकर आया हूं, तो प्लीज आप लोग प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए क्वांटम केमिस्ट्री की। अगर आप लोग नए हो इस चैनल के ऊपर तो आप लोग प्लीज 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 क्वांटम केमिस्ट्री के पहले के लेक्चर जरूर देखिए, ताकि आपको आज का लेक्चर भी और आने वाले लेक्चर्स आप लोगों को समझ में आए। अगर आप लोग नए हो तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ ये शेयर कर दो, क्योंकि RJ अकेडमी आपके लेकर आ रखा है एक ओपन कोर्स वेयर, जहां पर आपको CSIR नेट एग्जाम के बेसिस के ऊपर उसके एग्जाम पैटर्न के हिसाब से आपको लेक्चर सीरीज मिल रही है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस तरीके से मैं अपने एनर्जी लेवल डायग्राम को बना सकता हूं। ये आपके पास क्या है? एनर्जी लेवल डायग्राम है। अब इस एनर्जी लेवल डायग्राम का आप किस तरीके से यूज करते हो, किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ जाएंगे, उसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ फॉर्मुलेज याद कर लेते हैं। शॉर्टकट फॉर्मुलेज हैं, आप लोग इस एनर्जी लेवल डायग्राम से भी उनका आंसर दे सकते हो, लेकिन कुछ शॉर्टकट फॉर्मुले अगर आपके पास होंगे तो आप लोगों को थोड़ा टाइम बचेगा एग्जाम के अंदर। जैसे कि अगर आप लोगों को एनर्जी गैप निकालना है बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल, कंसेक्यूटिव से मेरा मतलब क्या है? वो एकदम साथ में होना चाहिए, जैसे कि 1 और 2 हो गया, 2 और 3 हो गया, या फिर 3 और 4 हो गया। यानी कि कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल्स के बीच में अगर आपको एनर्जी गैप निकालना है तो उसके लिए आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला का उसको याद करो, ताकि आपका एग्जाम के अंदर थोड़ा बहुत टाइम बच जाए और आप लोग उस टाइम को बाकी क्वेश्चंस के ऊपर यूटिलाइज कर सको। टाइमिंग को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है CSIR नेट के अंदर। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को आता है, क्वेश्चंस करने आते हैं, लेकिन उनको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का टाइम नहीं बचता। और जनरली बच्चों को पार्ट A के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको, जो आपके पास एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे, उनको करने का टाइम नहीं बचता। बहुत से मैंने ऐसे बच्चे देखे जो रिव्यू देते हैं सर कि सर मुझे पार्ट A करने का तो टाइम ही नहीं मिला, मेरे को पार्ट C में ज़्यादा टाइम लग गया। तो पार्ट C जो होता है वहाँ पर आपके पास क्वेश्चंस तो आएंगे 4 मार्कर, लेकिन आपको उन क्वेश्चंस के अंदर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, ताकि आपका कुछ टाइम बचे पार्ट B को करने के लिए और पार्ट A को करने के लिए। पार्ट C के अंदर से मैक्सिमम बच्चे 15 to 16 क्वेश्चंस कर लेते हैं। जो आपके पास नेट क्वालिफाई करने के जो आपको ज़रूरी है वो ज़रूरी होता है पार्ट B। और पार्ट B को करने के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए, और वो टाइम आप लोग कमा सकते हो अगर आप लोग पार्ट C के क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी करोगे। तो अगर इस पार्ट से क्वेश्चन आया, एनर्जी लेवल क्वेश्चन आया, तो डेफिनेटली आपके पास 4 मार्क्स का क्वेश्चन ही आएगा, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पड़ता है। इस पार्ट से जब भी क्वेश्चन आए तो आपके पास 4 मार्क्स के ही आए हैं, लेकिन फिर भी बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं, क्योंकि जो उनके कंसेप्ट हैं एनर्जी लेवल को लेकर वो थोड़े से उल्टे हो जाते हैं। वो उनको ये नहीं पता होता कि ये जो क्वेश्चन है वो मेरे पास इस एनर्जी लेवल डायग्राम से आया है। उनको पता नहीं होता कि क्वेश्चन को इस तरीके से फ्रेम किया जाता है कि आपको ये नहीं पता चलता कि आपको किस कंसेप्ट का यूज़ करना है। तो मैं आपको आज बताऊँगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इस टॉपिक से लेकर। कुछ मैं आपको एक स्पेसिफिक क्वेश्चन बताऊँगा कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको एनर्जी लेवल डायग्राम का ही यूज करना है। तो सबसे पहले मैं एक फॉर्मूले को याद करता हूं, और आप लोगों के बीच में अगर आपको एनर्जी गैप निकालना है बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल्स, तो आप किस तरीके से उसके फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हो। तो आप क्या कर रहे हो, यहां पर डेल्टा E निकाल रहे हो, और आपका ट्रांजिशन कहां से हो रहा है?
n से लेके n+1, फॉर एग्जाम्पल 2 से लेके कहाँ पे हो रहा है 3 हो रहा है, 1 से लेके कहाँ पे हो रहा है 2 पे हो रहा है। तो ये क्या है, कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल्स हैं। अगर आपके पास कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल्स दिए हुए हो तो उसका एनर्जी गैप निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूले को हम लोग डिराइव कर रहे हैं, और इस फॉर्मूले को आपको एज इट इज़ याद कर लेना है ताकि आपका थोड़ा बहुत टाइम बच जाए एग्जाम सेंटर के अंदर। तो चलिए हम लोग अपने एनर्जी एक्सप्रेशन को यूज़ करते हैं और कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल्स के बीच में जो आपके पास एनर्जी गैप होता है उसको निकालने के डायरेक्ट फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। जो आपके पास डेल्टा ई n से n+1, देखिए n से कहाँ जा रहा है n+1, ये एरो जो है मैंने कहाँ लगा रखा है, बैकवर्ड में लगा रखा है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा ई n से कहाँ गया है, ये n+1, n से कहाँ गया है n+1। तो क्या है, ये कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल डायग्राम सी है, कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल्स है, तो इनके बीच का जो एनर्जी गैप है उसको ड्राइव कर लेते हैं। देखिए आप किसको क्या लिख सकते हो, E ऑफ n+1 माइनस का E ऑफ n, यानी कि एनर्जी ऑफ n+1 लेवल माइनस एनर्जी ऑफ n लेवल। तो जैसे कि आपको पता है कि जो आपका एनर्जी का एक्सप्रेशन वो क्या है, n² अपॉन में 8 ml का स्क्वायर। यहाँ पर जो आपके पास n है वो क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अगर आप लोगों को E ऑफ n+1 एनर्जी लेवल के लिए आपको एनर्जी निकालनी है तो आपको यहाँ पर n की जगह क्या करना पड़ेगा, n+1 पुट करना पड़ेगा, n+1 का होल स्क्वायर h² अपॉन में 8 ml²। अगर आपको En निकालना है तो आपको n की जगह n ही पुट करना पड़ेगा, यानी कि माइनस ऑफ n² h² अपॉन में 8 ml²। थोड़ी बहुत मैथमेटिकल कैलकुलेशन करोगे तो आप लोग यहाँ तक पहुँच जाओगे कि n+1 का जो आपके पास होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या करोगे, इसका n² + 1 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में n इंटू में 1। तो मैंने कुछ नहीं किया हुआ है, मैंने स्क्वायर को यहाँ पर खोला हुआ है। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एलसीएम लिया, मैंने 8 ml² का एलसीएम ले लिया है, ऊपर से n+1 का होल स्क्वायर इंटू में h² माइनस का n² होगा, h² मैंने कॉमन ले लिया है। क्या बच गया आपके पास, n+1 का होल स्क्वायर माइनस n का होल स्क्वायर। n+1 के होल स्क्वायर जब मैं खोलूंगा तो क्या आ जाएगा, जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो ये आ जाएगा n² + 1 का स्क्वायर प्लस 2n माइनस का n² इंटू में h²। प्लस के n² से माइनस के n² को आप लोग काट सकते हो, ये कट गया है। तो आपके पास क्या बच गया, 2n + 1 का स्क्वायर इंटू में h² अपॉन में 8 ml²। 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो आपके पास एक फॉर्मूला डिराइव हो गया है, En+1 माइनस En इज इक्वल टू 2n + 1 h² अपॉन में 8 ml²। ये जो फॉर्मूला आप लोग देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इस फॉर्मूले को डायरेक्टली याद करो ताकि थोड़ा बहुत टाइम बच जाए। बाकी बेसिकली आप लोग इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ऐसे ना करके आप लोग इसे डायरेक्टली याद भी कर सकते हो। इस फॉर्मूले की खासियत क्या है कि अगर आप लोगों को एनर्जी लेवल्स दिए होंगे कंसेक्यूटिव, जैसे कि En+1 + n, ये क्या है, कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल है, तो आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट n की वैल्यू को पुट कीजिए और अपने आंसर को निकाल लीजिए। अब यहाँ पर जो ये n है, ये n क्या है, क्वांटम नंबर कोरस्पॉन्डिंग टू लोअर एनर्जी लेवल। आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम लोग एनर्जी गैप निकाल रहे हैं En+1 माइनस का En, और फॉर्मूले के पास क्या है, यहाँ पर n है। तो ये n क्या है, जो आपके पास क्या है, एनर्जी लेवल कोरस्पॉन्डिंग टू लोअर एनर्जी लेवल। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर वो आपसे पूछता है कि एनर्जी गैप क्या है, E8 माइनस का E7, ये क्या है, E8 माइनस का E7 के बीच का आपको गैप निकालना है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले को लगाओ। क्या फॉर्मूला के पास, 2n + 1 का इंटू में h² अपॉन में क्या, 8 ml²। यहाँ पर ये जो n है, जो इस n की बात कर रहा हूँ, ये क्या है आपके पास, लोअर एनर्जी लेवल। यहाँ पर लोअर एनर्जी लेवल क्या है, 7 है, तो मैं n की जगह पुट करूंगा 7 पुट करूंगा। मैंने क्या पुट कर दिया, 2 इंटू में 7 + 1 इंटू में h² अपॉन में 8 ml²। 2 इंटू 7 14 + 1 क्या, 15 h² अपॉन में 8 ml²। डायरेक्ट आंसर निकाल दिया आप लोगों ने एक ही लाइन के अंदर। अगर आप लोग ओल्ड फैशन में करोगे तो कैसे करोगे इसको, आपको इसका लिखना पड़ेगा। कैसे लिखोगे इसका आप, 8 h² अपॉन में 8 ml², 8 h² अपॉन में 8 ml² माइनस 7² h² अपॉन में 8 ml²। उसके बाद आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर उसको सब्ट्रैक्ट करोगे और इन द एंड आपके पास आंसर क्या निकल कर आने वाला है, 15 h² अपॉन में 8 ml² निकल कर आने वाला है। अगर कुछ फॉर्मूलेज को याद कर आपका टाइम बचता है तो प्लीज़ उसे बचाओ, क्योंकि एग्जाम के अंदर टाइम बचाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास मान लो एनर्जी लेवल्स दिए हुए E28 माइनस 27, सबसे पहले देखिए कि 28 और 27 क्या कंसेक्यूटिव है। हाँ, ये कंसेक्यूटिव हैं। अगर ये कंसेक्यूटिव हैं तो आप लोग अपने डायरेक्ट फॉर्मूले को वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। और क्या फॉर्मूला आपके पास, 2n + 1 इंटू में h² अपॉन में 8 ml²। यहाँ पर n क्या होगा, जो आपको क्या दिया हो, लोअर एनर्जी लेवल दिया हो, यानी कि 27। तो 2 इंटू में 27 + 1 इंटू में h² अपॉन में 8 ml²। 2 इंटू 27 क्या होगा आपके पास, 54 + 1 55। डायरेक्ट आंसर आपके पास निकल कर आ गया। अगर आप लोगों को एनर्जी गैप निकालना है बिटवीन कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल्स तो प्लीज़ आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज़ कीजिए। अगर आपका टाइम बचता है तो उसे ज़रूर 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 बचाइए, वो आपको किसी और क्वेश्चन के अंदर ज़रूर काम आने वाला है। बट
डोंट अप्लाई द फॉर्मूला इफ द एनर्जी लेवल्स आर नॉट कंसेक्यूटिव। जब मैंने इसको डिराइव किया था फॉर्मूले को, तो वहां पर मैंने आप क्या लिए थे, मैंने वहां पर कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल्स लिए थे। अगर आपके एनर्जी लेवल कंसेक्यूटिव नहीं है तो आप इस फॉर्मूले को मत यूज करना। आप लोग अपने जो आप जिस तरीके से आप लोग करते हो एनर्जी एक्सप्रेशन का यूज करते हो, उसी तरीके से आप लोग अपने आंसर को निकालना। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपको एनर्जी गैप निकालना है बिटवीन E8 माइनस का E6, अब यहां पर जो आपके पास 8 और 6 है ये कंसेक्यूटिव नहीं है। 8 और 7 कंसेक्यूटिव हो सकता है, 5 और 6 कंसेक्यूटिव हो सकता है, लेकिन 8 और 6 के बीच में गैप है, ये कंसेक्यूटिव नहीं है। तो इस केस में अगर आप लोगों ने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, जहां पर लोअर टर्म क्या है 6 है, अगर आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे तो आपके पास जो आंसर निकल कर आएगा वो डेफिनेटली गलत निकल कर आएगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला आप लोगों ने डिराइव किया था, ये किसके लिए था, कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल्स के लिए था। तो अगर आपके पास एनर्जी लेवल कंसेक्यूटिव नहीं दिए गए तो आप लोगों को वहां पर अपने एनर्जी के एक्सप्रेशन का यूज करना है और उस तरीके से ही अपने आपको आंसर को पहुंचना है। जैसे कि फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यूज ओल्ड फैशन, जो आपके पास सिंपल जो आपके पास तरीका है उसी का यूज करिए। E8 माइनस 6 क्या हो जाएगा, आपके पास E8 क्या है, 8 का स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में 8 ml स्क्वायर। E6 आपके पास क्या है, 6 स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में 8 ml स्क्वायर। इसको एक्सपेंड कीजिए, इस तरीके से आपके पास आंसर निकल कर आएगा, वो निकल कर आएगा 28 h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। को निकाल कर देखिएगा, यही आंसर निकल कर आएगा। लेकिन अगर आप लोग इसका फॉर्मूले का यूज करोगे तो आपके पास आंसर निकल कर आएगा 13 h स्क्वायर अपॉन में 8 ml स्क्वायर, जो कि क्या है, गलत है। अगर आपके पास एनर्जी लेवल कंसेक्यूटिव नहीं दिए गए तो आप लोग कंसेक्यूटिव के साथ जो अपने फॉर्मूला डिराइव किया है उसका यूज नहीं करोगे, बल्कि अपने एनर्जी एक्सप्रेशन को यूज करोगे और उसको यूज कर आप लोग अपने एनर्जी गैप को निकालोगे। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है यहां से। जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन भी आपके पास, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास CSIR नेट के अंदर बहुत ज्यादा आए हुए हैं। क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स आर केप्ट इन 1D बॉक्स ऑफ लेंथ 1 नैनोमीटर। आपको लेंथ की 1 नैनोमीटर, आपको पता है कि कैसा है, 1D बॉक्स है। 6 इलेक्ट्रॉन वहां पर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स आर केप्ट इन 1D बॉक्स ऑफ लेंथ 1 नैनोमीटर। व्हाट इज द एनर्जी चेंज कोरस्पॉन्ड टू ट्रांजिशन फ्रॉम होमो टू लूमो। यानी कि आपको एनर्जी गैप निकालना है होमो टू लूमो। अगर आपके 6 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं 1D बॉक्स के अंदर और उसकी लेंथ क्या गिवन है, आपको 1 नैनोमीटर की गिवन है, या तो वो आपसे एनर्जी चेंज पूछ सकता है, या फिर वो आपसे वेवलेंथ पूछ सकता है कोरस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन, या फिर वो आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है, या फिर वो आपसे वेव नंबर भी पूछ सकता है। वो आपसे इनमें से कुछ भी पूछ सकता है। तो किस तरीके से आप इस क्वेश्चन करोगे, ये क्वेश्चन है आपके एनर्जी लेवल्स का। आपको पता है कि 1D बॉक्स का एनर्जी लेवल किस तरीके का होता है, उसके अंदर सिर्फ आपको अपने इलेक्ट्रॉन्स को भरना है। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स गिवन है तो आपको इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसे भरने पड़ेंगे, पेयरिंग के अंदर भरने पड़ेंगे। चलिए हम अपने एनर्जी लेवल के ऊपर जाते हैं। मान लीजिए आपके पास एनर्जी लेवल है, इसके अंदर आपको क्या भरना है, 6 इलेक्ट्रॉन्स आपको इसके अंदर भरने हैं। आपको गिवन था 1D बॉक्स, तो आपने क्या किया, 1D बॉक्स के एनर्जी लेवल डायग्राम को बना लिया। ये जो आपके सामने है किसका है, ये 1D बॉक्स के एनर्जी लेवल डायग्राम आपको गिवन है। इसके अंदर आपको क्या भरना है, 6 इलेक्ट्रॉन्स आपको भरने हैं। तो चलिए भरना शुरू करते हैं। आपके पास एक इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयरिंग के अंदर जाएंगे, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन और सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन। अब होमो क्या होता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहां पर आपके पास होमो क्या होगा, n=3 जो आपके पास है, ये कैसा है आपके पास, ये आपके पास है होमो। अगर मैं बात करता हूं लूमो क्या होगा, यानी कि लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड। तो लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड आपके पास क्या है, 4। इसे क्या बोल सकते हो आप लोग, लोवेस्ट, यानी कि लूमो। ये आपके पास क्या है, लूमो है। अगर आपको इसके बीच का एनर्जी गैप आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, आपको क्या करना है, इसके बीच का एनर्जी गैप पूछना है। अब n=3 और n=4 जनरली आपके पास क्या हो गए हैं, ये कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल डायग्राम हो गए हैं। जब भी आप लोग होमो और लूमो की बात करोगे तो वो एनर्जी गैप आपके पास कैसे आएंगे, कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल के ही आपके पास गैप आएंगे। और इसीलिए मैंने आपको कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल डायग्राम के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाया था, जो कि आपके पास क्या था, 2n+1 इंटू में h स्क्वायर अपॉन में 8 ml स्क्वायर। डायरेक्ट आप लोग n की वैल्यू को पुट करो। यहां पर जो आपके पास n था, ये क्या था, लोअर एनर्जी लेवल के कोरस्पॉन्डिंग जो आपके पास क्वांटम नंबर है। तो यहां पर आपके पास लोअर एनर्जी लेवल कौन सा है, n=3 है। तो यहां पर n की जगह क्या कर दो, 3 को पुट करो। 2 × 3 क्या हो जाएगा, 6 + 1 क्या हो जाएगा, 7। तो डायरेक्ट आंसर आ गया 7h स्क्वायर अपॉन में 8 ml स्क्वायर। ये आप लोगों ने निकाल लिया इन दोनों एनर्जी लेवल के बीच में डेल्टा ई, यानी कि आप लोगों ने क्या निकाल लिया, डेल्टा ई। अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो डेल्टा ई आपको क्या कर सकते हो, इसको एच म्यू के बराबर पुट कर सकते हो। अगर आपको वेवलेंथ निकालनी है तो इसको क्या पुट कर सकते हो, डेल्टा ई को एच सी अपॉन में लैम्डा पुट कर सकते हो। अगर आपको वेव नंबर निकालना है तो डेल्टा ई क्या हो जाएगा, एच सी म्यू बार। तो इन सभी इन एनर्जी लेवल के डायग्राम के हिसाब से आप लोगों ने यही निकाल लिया कि आपको कितनी एनर्जी चाहिए अगर आप लोगों को ट्रांजिशन करना है फ्रॉम होमो टू लूमो। अब इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार नेट के अंदर आए हैं और वो क्वेश्चंस आपसे इसी टाइप से पूछेगा कि अगर
आपको कुछ इलेक्ट्रॉन दे देगा, इलेक्ट्रॉन काउंट देगा, 6 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, आर केप्ट इन 1D बॉक्स ऑफ लेंथ 1 नैनोमीटर, व्हाट इज द एनर्जी चेंज कोरस्पॉन्ड टू ट्रांजिशन फ्रॉम होमो टू लूमो। वो एनर्जी चेंज पूछ सकता है, वो आपसे वेवलेंथ पूछ सकता है, फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है और वेव नंबर पूछ सकता है। तो आपको एनर्जी लेवल का यूज करना है, उसके अंदर अपने इलेक्ट्रॉन्स को भरना है और वहां से आप लोग एनर्जी गैप इजीली निकाल सकते हो। विद इन सेकंड्स आप लोग इस क्वेश्चन को कर लोगे, क्योंकि आपको कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल्स का डायरेक्ट फॉर्मूला भी पता है। एनर्जी, अगर आपको एनर्जी लेवल पता होंगे, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरने हैं, फिर आपको देखना है कि होमो का क्वांटम नंबर क्या है, लूमो का क्वांटम नंबर क्या है और उनके बीच का क्या निकाल लो आप लोग, एनर्जी गैप निकाल लो। अब क्वेश्चन आपसे इस तरीके से फ्रेम कर सकता है, कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांजिशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन 1,3-ब्यूटाडाइन मॉलिक्यूल, लेंथ ऑफ द बॉक्स इज 2 नैनोमीटर। उसने आपको बॉक्स की लेंथ दे दी है, उसने आपसे कहा है कि आपके पास जो मॉलिक्यूल है वो 1,3-ब्यूटाडाइन है और वो आपको पूछा गया है कि ट्रांजिशन होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। जनरली जो ट्रांजिशन होता है वो कैसे होता है, होमो से लूमो में ही होगा। आपके पास कंपाउंड क्या है, 1,3-ब्यूटाडाइन। तो पहले क्या करो आप लोग, इसका स्ट्रक्चर बना लो। तो ये रहा आपके पास स्ट्रक्चर, यानी कि इसके अंदर आपके पास क्या है, 2 डबल बॉन्ड है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा वो कितने इलेक्ट्रॉन्स का होगा, तो यहां पर आपके पास जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है उन्हीं के बीच में ट्रांजिशन मोशन होता है, तो उन्हीं को आप लोग यहां पर काउंट करोगे। इस केस के अंदर आपके पास क्या है, एक पाई बॉन्ड तो ये रहा और एक पाई बॉन्ड ये रहा। इसका मतलब आपके पास यहां पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को आप लोगों को एनर्जी लेवल डायग्राम के अंदर भरना है, अपनी होमो का क्वांटम नंबर देखना है, लूमो का क्वांटम नंबर देखना है और फिर उनके बीच का एनर्जी गैप इजीली आप लोगों को कैलकुलेट उसे कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल आप लोग क्या करो, एनर्जी लेवल डायग्राम को बना दो। सिंपल सी बात है, 1D बॉक्स है, ये आपके पास एनर्जी लेवल बन जाएंगे। n=1 के लिए मैंने यहाँ पे बना भी रखे हैं। तो ये किसके लिए है, n=1 के लिए है, n=2 के लिए है, n=3 के लिए है, n=4 के लिए। जनरली आपके पास इतने एनर्जी लेवल बहुत हैं, यहाँ पर तो 3 से काम चल जाएगा। तो आपके यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, आपको 4 इलेक्ट्रॉन को भरने हैं। तो 1 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस केस के अंदर आपके पास होमो क्या हुआ, आपके पास n=2 आपके पास क्या है, होमो है, n=3 आपके पास क्या है, लूमो है। तो इस केस के अंदर आपको एनर्जी निकालनी है, यानी कि आपका होमो से लूमो में जाएगा तो कितना आपके पास एनर्जी आपके पास निकल कर आएगी। तो इसके लिए भी आप लोग क्या यूज कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, क्योंकि आपके पास जो एनर्जी लेवल्स हैं ये कंसेक्यूटिव हैं। फॉर्मूला क्या था, 2n+1 इंटू में h² अपॉन में 8 ml का स्क्वायर। n की वैल्यू क्या लोगे आप लोग, क्वांटम नंबर की वो वैल्यू जो लोअर एनर्जी लेवल के कोरस्पॉन्डिंग है। क्या है आपके पास यहाँ पर 2 है, तो 2 को डायरेक्ट पुट कर दो, 2 × 2 क्या हो गया 4 प्लस का 1 क्या 5। तो आपके पास डायरेक्ट आंसर निकल कर आ गया 5h² अपॉन में 8 ml स्क्वायर। अगर आप लोगों को एनर्जी लेवल डायग्राम्स नहीं बनाने आते, अगर आपको ये समझ नहीं आए कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को कभी भी नहीं कर पाओगे, राइट। अब यहाँ पर आपको L की वैल्यू गिवन है, आप लोग यहाँ पर L की वैल्यू को पुट कर सकते हो, 2 नैनोमीटर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को पुट कर सकते हो, प्लैंक कांस्टेंट को पुट कर सकते हो, आपके पास वैल्यूज निकल कर आ जाएंगी। मैं इस क्वेश्चन के आंसर को यहीं पर ही छोड़ रहा हूँ और मैंने यहाँ पर किस तरीके से किया हुआ है इस क्वेश्चन को, जो आपका ओल्ड फैशन यानी कि एनर्जी लेवल के एक्सप्रेशन को यूज करके मैंने यहाँ पर किया हुआ है। तो यहाँ से भी आपके पास आंसर क्या निकल कर आया 5h² अपॉन में 8 ml स्क्वायर, और यहाँ से भी क्या निकल कर आया 5h² अपॉन में 8 ml स्क्वायर। तो आप लोग कोई भी तरीका यूज कर सकते हो। अगर आपको टाइम बचाना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इस फॉर्मूले को डायरेक्टली याद कर लो, 2n+1 h² अपॉन में 8 ml स्क्वायर। n क्या है आपके पास, क्वांटम नंबर कोरस्पॉन्डिंग टू लोअर एनर्जी लेवल। तो इस तरीके से भी आप लोग अपने इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपसे पूछे गए थे एनर्जी लेवल डायग्राम के। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन इस टाइप के आपके पास बहुत से क्वेश्चन आए हैं जिनको हम लोग आने वाली क्लासेस के अंदर करेंगे। आपका जैसे ही पार्ट 1D बॉक्स खत्म हो जाता है उसके बाद मैं आपको एक क्लास लूंगा जिसके अंदर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस कराऊंगा इस टॉपिक से रिलेटेड। अब एक नया इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी आपको पढ़ना है 1D बॉक्स के अंदर, वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ से बहुत से क्वेश्चन पूछे गए नेट के अंदर, आपको पता होना चाहिए कि आखिर आप किस तरीके से अपने फंक्शन के ग्राफ को प्लॉट कर सकते हो। अगर आपका एनर्जी लेवल जो है n=1 के लिए आपको पता होना चाहिए प्लॉट, आपको n=2 के लिए पता होना चाहिए, n=3 के लिए पता होना चाहिए, 4 के लिए पता होना चाहिए, 5 के लिए पता होना चाहिए, 6 के लिए पता होना चाहिए। यानी कि आपको हर एक एनर्जी लेवल के लिए अपने फंक्शन के ग्राफ का पता होना चाहिए, साई का ग्राफ पता होना चाहिए आपको, और साथ ही आपको साई स्क्वायर का ग्राफ पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोगों ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लिया तो उसके फीचर्स को हम लोग पढ़ेंगे और वहां से आप लोग काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बता सकते हो अपने फंक्शन के बारे में, जिसका यूज़ आप लोग आगे करने वाले हो यूनिट 2 के अंदर, यूनिट 3 के अंदर। तो ये टॉपिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले हम लोग किसके लिए पढ़ेंगे, ये लोग
सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पार्टिकुलर 1D बॉक्स के लिए अपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से आप लोग उसे कर सकते हो। तो अभी तक आपको पता है कि जो आपका फंक्शन है वो क्या है, √2/L sin n pi x अपॉन में L। आपको ये भी पता है कि जो √2/L है ये कांस्टेंट पार्ट है और वेरिएबल पार्ट यहाँ पर क्या होगा, sin n pi x, ये आपके पास क्या हो जाएगा, sin n pi x अपॉन में L क्या हो जाएगा, वेरिएबल पार्ट हो जाएगा। तो आपका फंक्शन का जो वेरिएबल पार्ट है, ऑफ कोर्स अगर मैं उसे वेरी करूंगा तभी आपका फंक्शन क्या होगा, वेरी करेगा। जो कांस्टेंट पार्ट है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर आप बात करते हो n = 1 के लिए, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, psi1 क्या हो जाएगा आपके पास, √2/L sin of 1 इंटू में पाई इंटू में x अपॉन में L। psi2 आपके पास क्या हो जाएगा, n की जगह 2 पुट कर दो, √2/L sin of 2.pi.x अपॉन में L। यानी कि अगर मैं बात करूं psi3 के लिए तो उसके लिए आप लोग लिख सकते हो, psi4 के लिए भी आप लोग लिख दोगे। हर एक एनर्जी लेवल के लिए आप लोग अपने फंक्शन को लिख सकते हो। अब उसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपको 4 ग्राफ दे देगा और आपसे पूछ देगा कि n = 4 के लिए कौन सा ग्राफ ठीक है, n = 28 के लिए कौन सा ग्राफ ठीक है। अगर आपके पास एनर्जी लेवल डायग्राम 25th है तो कितने नोड बनेंगे, पहला मैक्सिमम कहाँ पे आएगा, थर्ड मैक्सिमा कहाँ पर आएगा, फोर्थ मैक्सिमा कहाँ आएगा, फर्स्ट मिनिमा कहाँ आएगा। ये सब चीज़ें आपसे वो पूछ भी चुका है पहले और आगे भी आपसे पूछ सकता है। फेवरेट टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन CSIR नेट वालों के लिए, यहाँ से बहुत से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। अगर आप लोगों को इन फंक्शन का ग्राफ बनाना है तो ऑब्वियसली आपको साइन जो फंक्शन है इसका ग्राफ भी आपको पता होना चाहिए। तो जो बच्चे मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हैं उनको तो साइन का ग्राफ आता ही है। जो बच्चे बायोलॉजी बैकग्राउंड के हैं वो बिल्कुल भी घबराइए मत, उनके लिए मैं यहाँ पे अलग से बता दिया है कि आखिर साइन का आप लोग किस तरीके से ग्राफ बनाते हैं। वी शुड नो द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइन फंक्शन। अगर आप लोग कोई फंक्शन गिवन है y = sin x, मान लीजिए कोई फंक्शन आपको गिवन है तो इसका ग्राफ आप किस तरीके से बनाओगे, तो साइन का जो ग्राफ है वो एक वेव की तरह आता है। इस तरीके से आपका वो साइन का ग्राफ आएगा। अगर मैं यहाँ पर बना देता हूँ, साइन 0 के ऊपर क्या होता है आपके पास, यहाँ पे जो ये जो लाइन है इस वाली लाइन के ऊपर आप क्या ड्रॉ करते हो, एंगल्स को ड्रॉ करते हो, यानी कि आप क्या बताते हो, एंगल को बताते हो, राइट। तो ये आपके पास साइन 0 पे साइन क्या होता है, साइन 0 पे फंक्शन क्या हो जाएगा, 0। साइन की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है आपके पास, +1। कितने पे होती है वो आपके पास, होती है π/2 के ऊपर। उसके बाद साइन पाई पे क्या हो जाएगी, 0। उसके बाद साइन आपके पास नीचे निकल कर आएगा 3π/2, इसके ऊपर आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। यानी कि साइन एक ऐसा फंक्शन है जिसकी वैल्यू +1 से -1 में आपकी वेरी करती रहती है। साइन अगर आपके पास n होगा, यानी कि साइन 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 7 पाई, तो उस केस में आपकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 0 निकल कर आएगी। अगर आपकी वैल्यू साइन π/2 होती है, साइन 5/2 होती है, साइन 9π/2 होती है, साइन उसके बाद आपके पास साइन 13π/2 होती है, तो उस केस में आपकी वैल्यू क्या निकल कर आती है, +1 निकल कर आती है। साइन 2π/2 यानी कि क्या, साइन का पाई, मैंने इसको इस तरीके से लिखा हुआ है। साइन का 4π/2 क्या, यानी कि साइन का 2 पाई। साइन 6π/2 मतलब क्या, साइन का 3 पाई। इस केस में वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, 0 निकल कर आएगी। लेकिन अगर आपके पास साइन 3π/2 है, साइन 7π/2 है, 11π/2 है, साइन 15π/2 है, तो उस केस में आपकी जो वैल्यू निकल कर आती है वो कितनी आती है आपके पास, -1 निकल कर आती है। सिर्फ इतनी ही नॉलेज चाहिए आपको साइन फंक्शन की, इसके अलावा आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए। और एक बेसिक नॉलेज है, आपको पता होना चाहिए कि साइन का फंक्शन आप लोग किस तरीके से ड्रॉ करते हो। इस तरीके से आपका साइन के फंक्शन का ग्राफ होता है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। मैं बात करूँ अगर आपके पास साइन n जो है, जो आपके पास साइन n होता है वो क्या होता है आपके पास, 0 होता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिए, साइन जो n है वो क्या होता है आपके पास, 0 होता है। n क्या हो सकता है, 1 2 3 4 या फिर आपके पास n की वैल्यू कितनी भी हो सकती है। साइन n 0 होगा, साइन π/2 5π/2, 9π/2 क्या होगा, 1 होगा। साइन 3π/2, साइन 7π/2, साइन 11π/2 क्या होगा आपके पास, -1 होगा। इसे याद करने का तरीका ये है कि यहाँ पर आपके पास क्या है, 1 है। 1 और 5 में कितना डिफरेंस है आपके पास, 4 का। 5 और 9 में कितना डिफरेंस है, 4 का। तो नेक्स्ट क्या आने वाला आपके पास, क्या आने वाला है, साइन ऑफ 13π/2, क्योंकि 9 और 13 में कितना डिफरेंस है आपके पास, 4 का। तो इस तरीके से आगे आप कितने भी लेवल्स तक के लिए लिख सकते हो। उसके बाद साइन 3π/2 लिखोगे, 7π/2 लिखोगे, 11π/2 लिखोगे, तो 3 और 7 में कितना गैप है आपके पास, 4 का। 7 11 में कितना गैप है आपके पास, 4 का। तो आप लोग सिर्फ पहली टर्म को याद रख लो, यानी कि साइन π/2 को याद रख लो, साइन 2π/2 को याद रख लो और साइन 3π/2 को याद रख लो। अगर आपको इनकी वैल्यूज पता है तो उसके बाद 4 के डिफरेंस के ऊपर आप लोग आगे की वैल्यूज को भी इजीली लिख सकते हो। यानी कि आपको याद करना है कि साइन पाई 0 होता है, साइन π/2 1 होता है, साइन 3π/2 -1 होता है। इसको आप 3-4 बार बोलोगे तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा। उसके बाद 4 का आपको गैप बनाना है, राइट। तो अब आपको साइन का ग्राफ पता है, अब हम रेडी हैं अपने फंक्शन के ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। मान लीजिए हम लोग बात कर रहे हैं ग्राउंड स्टेट की।
अब पार्टिकल 1D बॉक्स की ग्राउंड स्टेट क्या होती है, जो आप जहां से आपका क्वांटम नंबर शुरू होता है, n की वैल्यू आपकी 1 से शुरू होगी, n की वैल्यू आपकी 0 से शुरू नहीं होगी, क्योंकि अगर आपकी n की वैल्यू 0 हो गई तो जैसे ही आप लोगों यहाँ पे 0 पुट करोगे तो साइन 0 0 होता है, फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जिसको आप लोग कर नहीं सकते। तो जो क्वांटम नंबर है यहाँ पे वो n की जो वैल्यू है वो कहाँ शुरू होगी, आपकी 1 से शुरू होगी। तो ग्राउंड स्टेट का फंक्शन क्या होगा आपके पास, साई 1 क्या हो जाएगा पास, √2/L sin 1 × पाई x अपॉन में L। अब आप लोगों को इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ में कुछ बातें होती हैं, अगर आपको वो पता होगी तो आप लोग ग्राफ इजीली ड्रॉ कर पाओगे। जैसे कि अगर आपको पता होगा कि ग्राफ मैक्सिमा कब दे रहा है, ग्राफ मिनिमा कब दे रहा है, या फिर ग्राफ 0 कब दे रहा है, अगर आपको ये 3 चीज़ें पता होंगी तो आप लोग बाकी आप वेव की तरह आपको इसका ग्राफ बनाना है, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैक्सिमम देख लो कहाँ पे होगा, मिनिमम देख लो कहाँ पर होगा, और 0 कहाँ पे होगा, उसके बाद आप लोग इसे ग्राफ की तरह से आगे जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर आपको ग्राफ बनाना तो आपको पता होना चाहिए कि x की किस वैल्यू के लिए आपका फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, x की किस वैल्यू के लिए आपका फंक्शन 0 वैल्यू दे रहा है, x की किस वैल्यू के लिए आपका फंक्शन मिनिमम वैल्यू दे रहा है। साई 1 इज मैक्सिमम ओनली व्हेन, ये जो आपके पास जो वेरिएबल पार्ट है, ऑफ कोर्स देख लिए इस जो आपके पास ये जो फंक्शन आपके पास है इसमें ये तो कांस्टेंट पार्ट है, ये क्या आपके पास वेरिएबल पार्ट है। तो जब वेरिएबल पार्ट मैक्सिमम होगा तभी आपका फंक्शन मैक्सिमम होगा, और वेरिएबल पार्ट के अंदर क्या है आपके पास साइन है, यानी कि जब साइन जब साइन 1πx अपॉन में L मैक्सिमम होगा तभी आपका साई 1 मैक्सिमम होगा, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू आपके पास क्या होती है, 1 होती है। इसका मतलब साई 1 इज मैक्सिमम ओनली व्हेन साइन 1πx अपॉन में L इज मैक्सिमम इक्वल टू क्या, 1। अब आपको यह पता है कि साइन की वैल्यू 1 कब कब हो सकती है, आपको पता है कि साइन की वैल्यू कब होगी 1, जब साइन π/2 होगा, 4 इसके अंदर ऐड कर दो क्या हो जाएगा बस, साइन पाई 5π/2 होगा, साइन 9π/2 होगा, और इसी तरीके से आप लोग आगे भी इसको लिख सकते हो। इसका मतलब जो आपका फंक्शन है साई 1 है, ये मैक्सिमम कब होगा, जब आपके पास साइन 1πx अपॉन में L क्या होगा, मैक्सिमम यानी कि 1 होगा, यानी कि आपका साइन 1πx अपॉन में L साइन π/2 के बराबर होगा, साइन 5π/2 के बराबर होगा, या फिर साइन 9π/2 के बराबर होगा, यानी कि आगे आके आप कितना भी बना सकते हो। अगर आपका साइन 1πx अपॉन में L साइन 1πx अपॉन में L साइन π/2 के बराबर है, तो साइन साइन आप लोग यहाँ से काट दोगे, क्या बच गया, πx अपॉन में L इक्वल टू π/2, यहाँ से x क्या निकल कर आ गया आपके पास, L/2 निकल कर आ गया। तो x की वैल्यू आपकी L/2 हो सकती है। ध्यान रखिएगा जो बॉक्स आपके पास कैसा है, वो 0 से L लेंथ का है, 0 से L लेंथ का है, तो L/2 जो है इस बॉक्स के अंदर ही है, कहीं यहाँ पर कहीं क्या होगा आपके पास L/2 होगा, तो L/2 बॉक्स के अंदर है, तो L/2 जो है x की वैल्यू वो एक्सेप्टेबल है। अगर आपका जो साइन 1πx अपॉन में L है वो साइन 5/2 के बराबर होगा, क्योंकि जो आपका जो साइन जो मैक्सिमम 1 वैल्यू दे रहा है वो साइन π/2 के ऊपर भी देगा, और साइन 5π/2 के ऊपर भी देगा, और साइन 9π/2 के ऊपर भी देगा, और ऐसे ही वो आगे भी देता रहेगा। अगर आपकी जो साइन की जो वैल्यू है वो साइन π/2 के बराबर है, तो यहाँ से आपने निकाला कि जो आपका x है वो L/2 निकल कर आया। लेकिन अगर आपका साइन 1πx अपॉन में L साइन 5/2 के बराबर है, उस केस में अगर आप लोग x की वैल्यू को निकालोगे, साइन को काटोगे, x की वैल्यू निकालोगे, तो आपका x निकल कर आएगा 5/2 इंटू में L, यानी कि 2.5L। अब 2.5L तो इस डब्बे से बाहर हो गया, तो हम इस वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि डब्बे के बाहर जो आपका फंक्शन है वो 0 है, डब्बे के बाहर आपका पार्टिकल है ही नहीं, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि ये जो वैल्यू है वो क्या है, एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आपको ये पता चल गया कि जो आपके साइन जो आपके फंक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर होगी, L/2 पर होगी। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि आपका जो फंक्शन है वो 0 कब होगा। तो साई 1 इज 0 ओनली व्हेन, जो आपके पास ये वेरिएबल पार्ट था साइन 1πx अपॉन में L इक्वल टू 0, ये 0 कब हो सकता है, जब आपके पास साइन 0 हो, साइन पाई हो, साइन 2π हो, साइन 3π हो, साइन 4π हो, राइट। तो एक ही करके सबके जैसा हमने ऊपर वाले केस में किया है सेम वैसा हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। अगर आपका साइन 1πx अपॉन में L साइन 0 के बराबर है, इसका मतलब क्या, πx अपॉन में L 0 के बराबर है, तो x क्या निकल के आ जाएगा, 0 निकल कर आ जाएगा। तो x इक्वल टू 0 क्या है, आपकी बाउंड्री कंडीशन है, तो ये क्या है आपके पास, एक्सेप्टेबल है। आगे बढ़ते हैं, अगर आपका साइन 1πx अपॉन में L साइन पाई के बराबर हो तो क्या निकल कर आएगा, देख लेते हैं। अगर आपका साइन 1πx अपॉन में L साइन पाई के बराबर होगा, तो आपका πx अपॉन में L क्या हो गया, पाई के बराबर हो गया, पाई से पाई कट गया, x का निकल कर आ जाएगा, L के बराबर निकल कर आ जाएगा। तो L भी आपकी क्या है, बाउंड्री कंडीशन है। इसका मतलब x इक्वल टू 0 पे आपका फंक्शन क्या है, 0 है। x इक्वल टू L के फंक्शन क्या आपके पास, 0 है। x इक्वल टू L/2 पे आपका फंक्शन क्या है, आपके पास मैक्सिमम है। अब आपने मैक्सिमम भी देख लिया, 0 भी देख लिया। अब अगर आपका जो साइन है वो 1πx अपॉन में L अगर साइन 2π के बराबर हो गया, क्योंकि साइन 2π के ऊपर भी 0 दे रहा है ना, तो 2π अगर बराबर होगा तो यहाँ से आप देखोगे जो आपका x है
वो निकल कर आ जाएगा x इक्वल टू 2l, और 2l अगेन हम लोग बॉक्स से बाहर चले गए तो इसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर साइन 2 पाई के ऊपर ही आप बॉक्स से बाहर चले गए तो ऑफ कोर्स साइन 3 पाई पे बाहर जाएंगे, साइन 4 पाई के ऊपर बाहर जाएंगे, तो हमें आगे की वैल्यूज कंसीडर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ओके, तो हम आगे कंसीडर नहीं कर रहे। अब देखते हैं कि आपका जो साई 1 है वो मिनिमा कब होगा। मैक्सिमा देख लिया, जीरो देख लिया, मिनिमा और पता चल जाए, उसके बाद आप लोग आराम से अपने ग्राफ को जो है वो बना सकते हो और उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको आप इजीली हैंडल टैकल कर लोगे। कैसे करोगे? आपका जो साई 1 है वो मिनिमा कब होगा? जब आपके ये फंक्शन मिनिमा होगा। मिनिमा मतलब क्या? -1 के बराबर होगा। -1 उसकी वैल्यू कब होती है? साइन 3π/2 के ऊपर होती है, साइन 7π/2 के ऊपर होती है, साइन 11π/2 के ऊपर होती है, या फिर आप लोग आगे भी इसको कितना भी लिख सकते हो। आपको सिर्फ साइन 3π/2 याद रखना है, उसके बाद क्या करना है? 4 ऐड करना है। क्या करना है? 4 ऐड करना है। इस तरीके से आप लोग इस चीज़ों को याद कर सकते हो और आप लोगों को चीज़ें याद करने में प्रॉब्लम होती है तो राइट। तो साइन 3π/2 के ऊपर अगर वैल्यू आपकी 0 होगी, इसका मतलब आपका जो साइन 1πx/l है ये साइन 3π/2 के बराबर है। साइन आपने काटा, πx/l क्या हो गया? 3π/2 के बराबर हो गया। यहाँ से अगर आप लोग x निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 3/2 इंटू में l, यानी कि 1.5l। तो आपकी जो पहली ही वैल्यू है, जो आपकी साइन की पहली वैल्यू है जिस पे साइन मिनिमा होता है, उसके ऊपर आपका जो x है वो l से बाहर निकल गया। यानी कि इस केस के अंदर आपके जो साई है वो कभी भी मिनिमम वैल्यू नहीं देगा। अगर वो साइन 3π/2 के ऊपर ही बॉक्स से बाहर चला गया तो ऑफ कोर्स 7π/2 पे बाहर जाएगा, 11π/2 पे बाहर जाएगा, तो आगे वालों को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। यहीं पर ही हम क्या हो गए? बॉक्स से आउट हो गए, तो आगे वालों को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। आप लोग करके देखोगे तो उसकी जो वैल्यू है वो x की और भी दूर जाती जाएगी बॉक्स से। तो आपकी जो वैल्यू है यहाँ पर, अगर एक बार आप लोग बॉक्स से बाहर चले गए उसके बाद आप लोगों को कंसीडर मत करो। तो आप लोगों ने क्या देखा यहाँ अभी तक? आप लोगों ने देखा कि जब आपकी x की वैल्यू 0 थी, आपका साई क्या था? 0 था। जब आपकी x की वैल्यू l थी तब आपका साई क्या था? 0 था, यानी कि क्या था? 0 के बराबर था। मैक्सिमा के टाइम पे आपने देखा था कि अगर आपकी x की वैल्यू जो थी l/2 थी तो आपका जो साई था वो क्या था? आपके पास मैक्सिमम था, राइट। अब मिनिमम में हमने देखा कि किसी भी वैल्यू के ऊपर वो मिनिमा नहीं दे रहा है। तो इस कंडीशन के हिसाब से अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो आप लोग देख लीजिए, आपके पास क्या है? डब्बा है, ये आपके पास जो लेंथ है 0 से l की आपके पास लेंथ है, और यहाँ बीच में क्या होगा? आपके पास l/2 होगा, यानी कि l/2 पे वो क्या दे रहा है? आपके पास मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। आप लोग कहाँ शुरू करोगे? 0 शुरू करोगे, 0 पे 0 है, l के ऊपर भी 0 है, तो इस तरीके का आप लोग यहाँ पर ग्राफ इजीली प्लॉट कर सकते हो। ये ग्राफ किसका है? साई का ग्राफ है। अगर मैं बात करूँ साई स्क्वायर का तो ग्राफ थोड़ा सा उसके ऊपर हो जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ 1 का स्क्वायर क्या होता है? आपके पास 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होगा? आपके पास 4 होगा। तो जब मैं ग्राफ को स्क्वायर करूंगा तो ऑफकोर्स थोड़ा सा वो उसके ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके का आपका ग्राफ बनेगा। साई का जो ग्राफ है वो ये जो आपके पास ग्राफ होगा, ये आपके पास है साई का ग्राफ। उसके बाद जो ग्राफ मैंने यहाँ पे बना रखा है डैश लाइन से, ब्रोकन लाइन से, ये जो ग्राफ है किसका हो जाएगा? आपके पास साई स्क्वायर का हो जाएगा। साई भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना साई स्क्वायर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साई स्क्वायर से ही आप लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हो फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। मैंने यहाँ पर साई के आगे नीचे 1 लगा रखा है क्योंकि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं। तो n = 1 के लिए आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तैयार है। इस तरीके का आपका क्या बन जाएगा? ग्राफ बन जाएगा। आप लोगों ने क्या किया? आपने फंक्शन लिया, फंक्शन के बाद आपने देखा उसका वेरिएबल पार्ट कब है। फंक्शन मैक्सिमम कब होगा? जब वेरिएबल पार्ट मैक्सिमम होगा। फंक्शन 0 कब होगा? जब वेरिएबल पार्ट 0 होगा। फंक्शन मिनिमा कब होगा? जब आपका वेरिएबल पार्ट मिनिमा होगा। तो आपने देखा x की किस वैल्यू के लिए आपका जो ग्राफ है वो मैक्सिमम वैल्यू देगा, x की किस वैल्यू के लिए आपका ग्राफ 0 वैल्यू देगा, x की किस वैल्यू के लिए आपका ग्राफ मिनिमम वैल्यू देगा। उसके बाद आपने इस ग्राफ को तैयार कर दिया फॉर n = 1 एनर्जी लेवल के लिए। ये सेम चीज हम लोग रिपीट करेंगे n = 2 के लिए, उसके बाद 3 के लिए रिपीट करेंगे, और उसके बाद हम अपने तरीके से एक जनरल रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे, एक जनरल बात करेंगे कि आखिर अगर आपको कोई भी एनर्जी लेवल दे रखा हो तो उस केस में आप लोग कैसे ग्राफ बना सकते हो। बहुत ईजी हो जाएगा बाद में, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि कैसे हम लोग इन ग्राफ को प्लॉट करते हैं। मान लीजिए कि आप बात कर रहे हो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की, तो आपके पास n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। n की वैल्यू 1 नहीं होगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर, n की वैल्यू 1 है ग्राउंड स्टेट में। फर्स्ट एक्साइटेड क्या होती है? ग्राउंड स्टेट से ऊपर। तो यहां पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपके पास n की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो साई क्या हो जाएगा? 2 अगेन रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को, तो आपके पास साई 2 क्या हो जाएगा? √2/l sin 2πx/l। यह आपका फंक्शन निकल कर आ गया। अब आपको देखना है कि साई 2 मैक्सिमम कब होगा। साई 2 इज मैक्सिमम ओनली व्हेन साई 2 sin 2πx/l मैक्सिमम होगा।
मैक्सिमम का मतलब 1 के बराबर होगा। 1 का मतलब साइन पाई बाय 2 हो सकता है, साइन 5 पाई बाय 2 हो सकता है, साइन 9 पाई बाय 2 हो सकता है, साइन 13 पाई बाय 2 हो सकता है, साइन 17 पाई बाय 2 हो सकता है, साइन 21 पाई बाय 2 हो सकता है। मैं कैसे बोल रहा हूँ ये सब चीज़ें, आपको 4 ऐड करना है। यहाँ 1 है तो क्या करोगे 4 ऐड, ये 1 है तो क्या करोगे 4 ऐड, आगे क्या आ जाएगा साइन 13 पाई बाय 2, फिर साइन 17 पाई बाय 2, साइन 21 पाई बाय 2। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि आखिर साइन कब कब आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो अब बात करते हैं इनमें से हर एक, जैसे हमने लास्ट केस में किया था, हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे इसके लिए भी, फिर हम निकालेंगे इसके लिए भी, फिर हम निकालेंगे इसके लिए भी। जैसे ही हम लोग डब्बे से बाहर जाएंगे, जैसे हम लोग बॉक्स से बाहर जाएंगे, आगे कंसिडर करना हम लोग बंद कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपका साइन 2 पाई एक्स अपॉन में एल साइन पाई बाय 2 के बराबर हो तो आप लोग यहाँ से निकालोगे साइन साइन को काट कर 2 पाई एक्स अपॉन में एल इक्वल टू पाई बाय 2। यहाँ से आपका जो एक्स निकल कर आ गया एल बाय 4। एल बाय 4 0 से एल के बीच में है, इसको हम लोग क्या कर लेंगे एक्सेप्ट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। आपने यूज किया साइन 2 पाई एक्स अपॉन में एल, अगर आपका साइन 5 पाई बाय 2 के बराबर है, अगर इसके बराबर होगा साइन से आपने साइन काट दिया, 2 पाई एक्स अपॉन में एल किसके बराबर हो गया 5 पाई बाय 2 के बराबर हो गया। यहां से जो आपका एक्स है क्या निकल कर आएगा 5 अपॉन में 4 इंटू में एल, यानी कि 1.25 इंटू में एल। अब ये जो है आप एल से बाहर चले गए, यानी कि आपका 5/2 के केस के अंदर ही आप बाहर चले गए डब्बे से, तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे और इसके आगे जितने भी हैं उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। आपका सिर्फ एक ही मैक्सिमा होगा इस केस के अंदर, जो कि आपका x इक्वल टू एल बाय 4 के ऊपर है। जैसे हमने मैक्सिमा देखा वैसे ही हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग 0 देखते हैं। तो साइन 2 इज 0 ओनली व्हेन साइन 2 पाई एक्स अपॉन में एल आपका 0 होगा। ये 0 कब होगा, जब साइन 0 होगा, साइन पाई होगा, साइन 2 पाई होगा, साइन 3 पाई होगा, साइन 4 पाई होगा, साइन 6 पाई होगा, साइन 7 पाई होगा। तो इस तरीके से आप लोग आगे बढ़ते जा सकते हो, लेकिन जैसे ही आप लोग डब्बे से बाहर जाओगे आगे वाले आपको कंसीडर नहीं करने हैं। मान लीजिए कि अगर आपका साइन जो पाई एक्स बाय एल है, साइन 2 पाई एक्स अपॉन में एल है, अगर ये आपका साइन 0 के बराबर हुआ तो साइन 2 पाई एक्स अपॉन में एल साइन 0 हो गया। यहां से अगर आप x निकालोगे तो कितना निकल कर आएगा, x इक्वल टू 0 निकल कर आएगा। क्या ये 0 से l के बीच में है, तो हाँ है, बाउंड्री के ऊपर है। अगर आपका साइन 2 पाई एक्स अपॉन में एल साइन पाई के बराबर हुआ तो आपका x निकल कर आएगा l बाय 2। क्या ये 0 से l के बीच में है, हाँ है। फिर आप लोग पुट करोगे साइन 2 पाई एक्स अपॉन में एल को साइन 2 पाई के बराबर, क्या निकल कर आया आपका x, l निकल कर आ गया। क्या ये 0 से l के बीच में या फिर 0 से l के बीच में है, हाँ है, बाउंड्री कंडीशन के ऊपर है। अगर आप लोग साइन 2 पाई एक्स अपॉन में एल को साइन 3 पाई के बराबर पुट करोगे तो साइन से आपने साइन काट दिया, पाई से आपने पाई काट दिया, तो आपका एक्स निकल कर आ गया 3/2 इंटू में एल, यानी कि 1.5 एल। अब यहां पर आप लोग क्या चले गए, एल से बाहर चले गए। इसका मतलब आप लोग आगे वाले कंसीडर नहीं करोगे। तो इस केस में आपको पता चल गया कि जो आपका साइन है, जो आपका फंक्शन है, वो 0 कब होगा, जब आपका x 0 है, यानी कि बाउंड्री कंडीशन, यानी कि बाउंड्री कंडीशन। जब आपका x क्या है, l है, यानी कि क्या, बाउंड्री कंडीशन। और साथ में आपको एक और ऐसी वैल्यू मिली जो कि बाउंड्री के ऊपर नहीं है पर आपका फंक्शन 0 है। तो ऐसी कोई भी वैल्यू x की जिसके ऊपर आपका फंक्शन 0 हो जाता है और वो बाउंड्री कंडीशन नहीं है, इसे आप लोग बोलते हो नोड। नोड एक ऐसी पोजीशन होती है जिसके ऊपर आपके इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। वो 0 तभी होगी जब आपका साइज 0 हो जाएगा। अगर साइज 0 तो साइज स्क्वायर 0। इस टाइप की पोजीशन को आप लोग क्या बोलते हो, नोड बोलते हो। तो यहां पर आपने देखा कि आपका जो साइज है वो 0 हो रहा है x इक्वल टू एल बाय 2 पे। अब l बाय 2 बाउंड्री कंडीशन नहीं है, इसलिए मैं इसे क्या बोलूंगा, नोड बोलूंगा। नोड एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपने देखा कि आपके सेकंड एनर्जी लेवल के अंदर आपने पहली बार नोड को देखा है। तो अब आपको आगे जाकर जितने भी आपको नोड मिलेंगे तो आपको उसको भी अलग से स्पेसिफाई करना है। नोड के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं CSIR नेट के अंदर। जिस तरीके से हमने अभी देखा कि मैक्सिमा कब होगी, मिनिमा कब, मैक्सिमा कब होगी, 0 कब होगी। अब देखते हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू कब निकल कर आएगी। साइन 2 इज मिनिमम ओनली व्हेन साइन 2 पाई एक्स अपॉन में एल इक्वल टू मिनिमम इक्वल टू -1 कब होगी, साइन 3 पाई बाय 2, साइन 7 पाई बाय 2, साइन 11 पाई बाय 2, साइन 15 पाई बाय 2, साइन 19 पाई बाय 2, साइन 23 पाई बाय 2, साइन 27 पाई बाय 2। मैं कैसे बोल रहा हूं, 3 और 7 में 4 का गैप है, 7 और 11 के अंदर 4 का गैप है। आगे क्या आएगा आपके पास, 15 आएगा, फिर क्या आएगा आपके पास 17, आपके पास 19 आएगा। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि आपका जो साइन है उसकी वैल्यू -1 कब होगी। सिर्फ आपको पहले याद रखने हैं, साइन पाई बाय 2 पे 1, साइन 0 पे 0
उसके बाद साइन 3π/2 के ऊपर -1। अगर आपने स्टार्टिंग के याद रख लिए तो आगे आपको सिर्फ 4 4 4 4 आपको ऐड करने हैं, और जीरो वाले केस में साइन 0, साइन π, साइन 2π, साइन 3π, साइन 4π, साइन 6π। तो इस तरीके से आप लोग इन चीज़ों को याद कर सकते हो। तो जो अभी तक हम लोग कर रहे थे, अगर आपका साइन 2π/x साइन 3π/2 के बराबर है तो क्या वैल्यू निकल कर आएगी, साइन से आपका साइन कट जाएगा, तो यहाँ से आपका x निकल कर आ गया 3l/4। क्या 3l/4 आपका 0 से l के बीच में है? हाँ है। तो इसमें क्या कर लूंगा, एक्सेप्ट कर लूंगा। फिर मैंने क्या पुट किया, साइन 7π/2 पुट करके देख लेता हूँ। जब मैंने इसको पुट करके देखा, साइन से मैंने साइन काट दिया, पाई से मैंने क्या कर दिया, पाई काट दिया, तो आपका x निकल कर आ गया 7l/4, यानी कि 1.7 समथिंग इंटू में l। अब 1.7l कहाँ हो गया, बॉक्स से बाहर हो गया। तो इसे मैं क्या कर दूंगा, काट दूंगा, और इसके आगे वाले कंसीडर करने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस केस के अंदर ही बॉक्स से बाहर चला गया। तो आगे वाले केसेस के अंदर बॉक्स से बाहर जाऊंगा ही जाऊंगा। तो आपको पता चला इस केस के अंदर कि जो आपका साई2 है, जो आपका साई2 ग्राफ है, जो आपका साई2 फंक्शन है, ये मैक्सिमा कब देगा आपको, ये आपको मिनिमा कब देगा, और ये आपको जीरो कब देगा। ये चीज़ें आपको पता चल गई हैं। अब आपको सिर्फ प्लॉट करना है। आपको पता है कि मैक्सिमम वैल्यू सिर्फ देगा किसके ऊपर, l/4 के ऊपर। मिनिमा कब देगा ये आपको, अभी अभी आपने निकाला है 3l/4 के ऊपर। जीरो कब देगा, एक तो बाउंड्री पे देगा, 0 के ऊपर देगा और l के ऊपर देगा, और साथ ही साथ l/2 के ऊपर भी आपको क्या मिल रही थी, 0 मिल रही थी। तो इन कंडीशंस को यूज करके आप लोग क्या बनाना है, साई का ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैंने ग्राफ बनाया हुआ है। सबसे पहले x = 0 के ऊपर क्या है, 0 है। उसके बाद l = 4 के ऊपर क्या है, मैक्सिमा है। फिर l/2 पे क्या कर दिया मैंने, 0 कर दिया। 3l/4 मैंने क्या कर दिया, मिनिमा कर दिया, और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर ये इसको 0 कर दिया। ये जो लाइन है यहाँ पर आप इसको काट सकते हो, यहाँ पर ये चीज़ें, ये जो लाइन है ये गलती से ड्रॉ हुई है, यहाँ पर ये कुछ भी नहीं है, राइट। तो इस तरीके से आप अपने ग्राफ को प्लॉट कर सकते हो। नोड की पोजीशन क्या है, नोड एक ऐसी पोजीशन है जहां पर आपका फंक्शन 0 होता है और वो बाउंड्री कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो इस केस में नोड की पोजीशन क्या आपके पास, l/2 यहाँ पर नोड की पोजीशन है, और इस एनर्जी लेवल के अंदर आपके पास एक नोड है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द मैक्सिमा, 0 एंड मिनिमा कंडीशन फॉर सेकंड एक्साइटेड स्टेट, यानी कि n = 3। और मैंने यहाँ पर अलग से निकाल कर नहीं दिखाया हुआ है, मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया कि जो मैक्सिमा निकल कर आएगी वो l/6 पर और 5l/6 पर आएगी। जो आपके 0 है ये आपके 0 की वैल्यू आएगी, x = 0 पे आएगी वैल्यू, x = l/3 पे आपकी 0 आएगी, x = 12/3 पे 0 आएगी, 2l/3 पे 0, 2l/3 पे 0 आएगी, और x = l के ऊपर 0 आएगी। अब इस केस के अंदर आपका जो x = 0 है और x = l है, क्या है, ये बाउंड्री कंडीशंस है। इसका मतलब ये आपके पास क्या है, नोड है। ये आपके पास क्या है, नोड है। यानी कि n = 3 एनर्जी लेवल के ऊपर आपको 2 नोड देखने को मिलेगी। मैं बात करता हूं मिनिमा कब होगा, तो मिनिमा आपका होगा x = l/2 पे। जिस तरीके से हम लोगों ने साई1 को देखा था कैसे किया, साई2 में देखा था कैसे किया, सेम उसी तरीके से आपको साई3 के अंदर भी ये चीज़ें निकाल कर देखनी है। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है, पर अगर आप लोग इसे निकाल कर देखोगे तो आपको भी यही वैल्यूज यहाँ पर देखने को मिलेगी। बट अगर आपसे पेपर के अंदर सवाल पूछ लिया जाए कि साई5 के ऊपर कब आपको नोड मिलेगा, किस पोजीशन पे नोड मिलेगा, किस पोजीशन के ऊपर मैक्सिमा होगी, तो अगर आप लोग इस तरीके से चलोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, और टाइम बचाने का ही खेल है सारा इस CSIR नेट के पेपर के अंदर। तो ऑफकोर्स हम लोग कोई ना कोई शॉर्ट ट्रिक लगाने वाले हैं, और उस शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से आप लोग विद इन सेकेंड्स आप बता पाओगे कि कहाँ पर आपका मैक्सिमा है, कहाँ पे आपके नोड हैं और कहाँ पे आपके मिनिमा है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कौन सी वो शॉर्ट ट्रिक है और कैसे आप लोग पता कर सकते हो कि आपका किस तरीके से आप लोग नोड्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन उससे पहले हम लोग एक बार साई3 का जो मैंने ग्राफ है, जो इसको मैंने यहाँ बनाया हुआ है, इस तरीके से आपका जो ग्राफ बन जाएगा, जैसे हम लोगों ने साई1 का बनाया था, साई2 का बनाया था, सेम वैसे ही आपको इसका बनाना है। और जो साई2 है वो आपका सिर्फ ऊपर ही रहेगा, साई2 आपका नीचे की तरफ नहीं आएगा, क्योंकि साई2 हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। -2 का भी स्क्वायर क्या होता है आपके पास, 4 ही होता है। तो जब साई2 का ग्राफ बनाओगे तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक्सिस के ऊपर ही रहना है। लेकिन अगर आपको साई का ग्राफ बना रहे हो तो अगर वो नेगेटिव वैल्यू है तो आपको वहाँ पर नेगेटिव दिखाना है। तो इस तरीके से आप लोग ग्राफ को भी प्लॉट कर सकते हो। मैंने आपको बता दिया है मैक्सिमा कब होगा, मिनिमा कब होगा और 0 कब होगा। और नोड आप लोग कह सकते हो कि नोड आपके पास कहाँ पर है, एक तो ये रहा नोड और एक आपके पास ये रहा नोड। ये क्या है आपके पास 2l/6 यानी कि क्या l/3, और ये आपके पास क्या है 4l/6 यानी कि क्या 2l/3। तो ये आपके पास क्या है, नोड की पोजीशंस है। साई3 के अंदर आपको 2 नोड देखने को मिलेंगे, l/3 के ऊपर और 2l/3 के ऊपर। एक आपको मिनिमम मिलेगा, 2 आपको क्या मिलेंगे, मैक्सिमम मिलेगा। साई का ग्राफ प्लॉट कर सकते हो और उसी तरीके से आप लोग साई स्क्वायर का ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो। तो ये जो जितने भी फंक्शन मैंने अभी देखे हैं, मैंने उनका एक ही डायग्राम आपको दिखाया है, किस तरीके से आप लोग इनको डायग्राम
मैंने यहाँ पर साई का भी, साई 1 का, ये आपके पास क्या है साई 1 है, ये क्या है साई 2 है, ये क्या है साई 3 है। यानी कि हर एक एनर्जी लेवल का डायग्राम जो है, जो हमने पढ़े हैं अभी अभी, वो मैंने एक ही पिक्चर में आपको दिखा हुआ है कि किस तरीके से आपके एनर्जी लेवल डायग्राम्स दिखेंगे। तो अगर मैं बात करूँ साई के फंक्शन की, तो ये आपके पास ग्राफ होगा, ये आपके पास ग्राफ होगा n=1 के लिए। आपको पता है कि यहाँ पर मिनिमा देखने को नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा बाउंड्री के ऊपर, और ये मैक्सिमा कब होगा आपके पास, L/2 के ऊपर मैक्सिमा होगा। तो नोड कहाँ पर कितनी है, एक भी नोड नहीं है। याद रखिए, अगर बाउंड्री के ऊपर 0 है तो बाउंड्री के ऊपर 0 उसका होना कंपलसरी है, वो नोड नहीं है। अगर आपके बाउंड्री के अलावा कहीं भी 0 तो आप क्या बोलते हो, नोड बोलते हो। साइड वो ग्राफ आपके पास ये रहा। अगर मैं बात करूं साइड n=2 के ऊपर साई स्क्वायर का ग्राफ क्या बनेगा, साई 2 के स्क्वायर का, तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में ही इसको रखना है। इस केस में आपको नोड मिलेगा एक, किस पोजीशन के ऊपर मिलेगा आपको, L/2 के ऊपर मिलेगा। साई 3 के लिए अगर n=3 के ऊपर ग्राफ बनाओगे तो क्या बनेगा आपके पास, इस तरीके का आपका ग्राफ बनेगा। इसको प्लॉट करके देखिएगा, मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया है, इसको प्लॉट कर जरूर देखिएगा। अगर आपको प्लॉट करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको इसे ये भी बता दूं कि किस तरीके से आप लोग इसे प्लॉट करते हो। तो इस केस के अंदर आपको नोड कितने देखने को मिलेंगे, 2 नोड देखने को मिलेंगे। एक नोड ये रहा L/3 के ऊपर, और एक नोड ये रहा 2L/3 के ऊपर। तो जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा था कि अगर आपसे वो किसी भी एनर्जी लेवल के लिए आपसे वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछ ले, तो आप किस तरीके से मैक्सिमम मिनिमम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अगर आप इस तरीके से चले तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पर लग सकता है। तो यहाँ पर मैंने अलग से हेडिंग लिखी हुई है, मेथड टू ड्रॉ साई स्क्वायर रिप्रेजेंटेशन फॉर एनी एनर्जी लेवल इन पार्टिकल इन 1D बॉक्स। यहाँ पर आप साइड में भी लिख सकते हो इन सेकेंड्स, यानी कि कुछ सेकंड्स के अंदर ही आप लोग अपने प्लॉट को बना सकोगे। कैसे बनाओगे, अब जरा उसको देख लेते हैं। जर्नल एक्सप्रेशन क्या है आपके फंक्शन का, साई n क्या हो जाएगा, √2/L साइन n पाई x/L, राइट। ये आपका क्या है, जर्नल फॉर्मूला है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट मैक्सिमा निकाल लिया, बस आपको फर्स्ट मैक्सिमा निकालना है, उसको निकालने के बाद आगे का ग्राफ आप लोग विद इन सेकंड्स इजीली ड्रॉ कर पाओगे। और फर्स्ट मैक्सिमा आप कैसे निकालोगे उसको देख लेते हैं। साई n इज मैक्सिमम व्हेन साइन n पाई x/L क्या होगा, मैक्सिमम, यानी कि क्या, +1 के बराबर होगा। और +1 की पहली वैल्यू कब आती है, साइन π/2 के ऊपर आती है। जो आप लोग आगे लिखते हो साइन 3π/2, उसको आप लोगों को नहीं लिखना है, यानी कि साइन 5π/2, फिर साइन 9π/2, उसको आपको नहीं लिखना है। सिर्फ साइन π/2 के ऊपर देखो, और इसके ऊपर जो वैल्यू आएगी वो आपकी होगी फर्स्ट मैक्सिमा। सिर्फ फर्स्ट मैक्सिमा को कैलकुलेट करना है, उसके बाद 0 कहाँ पर होगा, मिनिमा कहाँ पर होगा, ये आपको पता चल जाएगा देखते ही। देखते हैं कैसे पता चलता है। तो आपने फर्स्ट मैक्सिमा निकाला, कैसे निकाला, n पाई x/L = π/2 के बराबर रख दिया। यहां से आपका x निकल कर आ गया L/2n, यानी कि L/2n के ऊपर आपके पास पहला मैक्सिमा आ जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछता हूं n=2 के लिए पहला मैक्सिमा कब आएगा, तो आप इस फॉर्मूले का यूज कीजिए, L इंटू में 2 इंटू में n की वैल्यू क्या है, 2 है, तो मैं 2 पुट कर दूंगा, क्या निकल कर आ गया, L/4 निकल कर आ गया। इसका मतलब n=2 लेवल के लिए L/4 के ऊपर आपका पहला मैक्सिमा निकल कर आएगा। अगर आप इन एनर्जी लेवल को ध्यान से देखोगे तो n=2 के लिए आपका पहला जो मैक्सिमा था वो कहाँ था आपके पास, L/4 के ऊपर ही था। कितने के ऊपर था, L/4 के ऊपर था। और सेम हमारा यहाँ पर भी L/4 के ऊपर ही पहला मैक्सिमा निकल कर आया है फॉर n=2 एनर्जी लेवल के लिए। तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करना है, आपको देखना है कि पहला मैक्सिमा कितने के ऊपर निकल कर आएगा। अगर आपका L/4 के ऊपर मैक्सिमा है, अगर आपका L/4 के ऊपर मैक्सिमा है, देखिए नीचे क्या है, 4 है, L के साथ क्या है आपके पास, 1 है। आपको क्या लिखना है, 1L/4 आपके पास आ चुका है। फिर आपको लिखना है 2L/4, फिर आपको लिखना है 3L/4, फिर आपको लिखना है 4L/4। ऑफ कोर्स आप लोग 5L/4 नहीं लिखोगे, क्योंकि 5L/4 अगेन L से बड़ा हो गया, यानी कि बॉक्स से बाहर हो गया। तो जब तक आप बॉक्स में हो उसको लिखते रहिए। अगर 1L/4 के ऊपर आपका मैक्सिमा है तो मैक्सिमा के बाद क्या आएगा आपके पास, 0 आएगा। ऑफ कोर्स 0 के बाद क्या आएगा, मिनिमा आएगा। फिर क्या आएगा आपके पास फिर से 0 आएगा। अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखिए तो आपको यहां से पता चलेगा कि पहले आपके पास क्या आता है, मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर आपको देख लीजिए आप एक बार। पहले आपके पास क्या आएगा, मैक्सिमा आएगा, मैक्सिमा आ गया, उसके बाद क्या आपके पास आएगा, 0 आएगा। फिर क्या आएगा आपके पास, मिनिमा आएगा, और फिर दोबारा क्या आएगा आपके पास, 0 आएगा। इस केस में पहले क्या है, 0 है, फिर क्या है, मैक्सिमा है, फिर क्या है, 0 है,
फिर क्या है मिनिमा है, फिर क्या है फिर क्या है जीरो है, फिर क्या है मैक्सिमा है, फिर क्या है जीरो है। और उसी तरीके से आपके ग्राफ जो है वो ऊपर भी चलते रहेंगे। पहले क्या आएगा जीरो, फिर मैक्सिमा, फिर क्या आएगा जीरो, फिर क्या आएगा मिनिमा, फिर क्या आएगा जीरो, फिर मैक्सिमा, फिर जीरो, फिर मिनिमा, फिर जीरो, फिर मैक्सिमा, फिर जीरो, फिर मिनिमा, फिर जीरो, फिर मैक्सिमा, फिर जीरो, फिर मिनिमा। इस तरीके से आपका जो ग्राफ है वो चलता रहेगा। तो इसी चीज़ को हम लोग आगे जाकर यूज़ करेंगे और अपने किसी भी एनर्जी लेवल के लिए आप लोग अपने ग्राफ को विद इन सेकेंड्स ड्रॉ कर सकते हो। बस आपको फर्स्ट मैक्सिमा निकालना है और उसके लिए आपके पास जो फॉर्मूला है वो आपके पास है L/2n। इस फॉर्मूले का यूज़ कीजिए। यहाँ पर ये जो n है ये क्या है, आपके एनर्जी लेवल कौन सा है, ये आपका जो n है उसको रिप्रेजेंट करता है। अब बात करते हैं कि n=3 के लिए आप लोग कैसे से ड्रॉ कर सकते हो। सेम हम लोग उसको यूज़ करेंगे। सबसे पहले देखिएगा आपका फर्स्ट मैक्सिमा कब है, तो फॉर्मूला क्या है आपके पास L/2n। n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 है, तो L2 में 3, ये क्या निकल कर आ गया L=6। इसका मतलब L/6 के ऊपर आपका पहला मैक्सिमा है। अगर आपने L/6 लिख दिया, उसके बाद आप लिख दीजिए 2L/6, 3L/6, 4L/6, 5L/6, 6L/6। आगे आप नहीं लिखोगे क्योंकि आप लोग बॉक्स के बाहर चले जाओगे। अगर यहाँ पे मैक्सिमा है तो यहाँ पर क्या होगा जीरो, जीरो के बाद क्या आएगा मिनिमा, फिर क्या आएगा जीरो, फिर क्या आएगा मैक्सिमा, फिर क्या आएगा जीरो। तो इस तरीके से आप लोग मैक्सिमम मिनिमम पोजीशन को देख सकते हो और फिर अपने ग्राफ को बड़े इजीली ड्रॉ कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल आपसे कोई पूछ ले कि आपको n=7 के लिए अपने ग्राफ को प्लॉट करना है, तो कैसे प्लॉट करोगे। सबसे पहले आप लोग क्या निकाल लो, अपना फर्स्ट मैक्सिमा निकाल लो। फॉर्मूला क्या है आपके पास L/2n। n की वैल्यू क्या है 7 है, पुट कर दीजिए। 2 × में 7 क्या आ गया L/14 आपके पास आ गया। उसके बाद आपको लिखना है 2L/14, 3L/14, 4L/14, 5L/14। ऐसे ही आपको लिखते रहना है। कहाँ तक लिखोगे आप लोग इसे 14L/14 तक लिखोगे। यहाँ पर आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है मैक्सिमा है। अगर ये आपके पास मैक्सिमा है तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास जीरो, ये क्या आएगा आपके पास मिनिमा, राइट। इसके बाद मिनिमा आएगा, फिर ये क्या आएगा जीरो, फिर ये क्या आएगा मैक्सिमा। तो इसी तरीके से आप लोग ड्रॉ करते रहोगे और लास्ट में बस क्या निकल कर आ जाएगा जीरो निकल कर आ जाएगा। ऑफ कोर्स ये बाउंड्री कंडीशंस है तो यहाँ पर आपके पास क्या निकल कर आएगा, ये जीरो ही निकल कर आएगा। तो आपने अगर फर्स्ट मैक्सिमा निकाल लिया तो आप लोग बाकी सब मिनिमा मैक्सिमा को निकाल सकते हो और इसके तरीके से आप लोग बड़े इजीली ग्राफ को भी प्लॉट कर सकते हो। तो इसको कर देखिएगा n=5 के लिए, n=6 के लिए एक बार इस शॉर्टकट से करके देखिएगा, एक बार जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है धीरे धीरे करके उससे कर देखिएगा। अगर आपके आंसर के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है इस शॉर्ट ट्रिक को समझने में, ये शॉर्ट ट्रिक याद करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकता है। वो आपसे डायरेक्टली भी पूछ सकता है कि n=8 एनर्जी लेवल के लिए थर्ड मैक्सिमा किस पोजीशन के ऊपर आएगा या फिर फोर्थ मिनिमा किस पोजीशन के ऊपर आएगा, तीसरा नोड कहां पर होगा, चौथा नोड कहां पर होगा। तो इसीलिए आपको ये तरीका पता होना चाहिए कि आखिर किस तरीके से आप लोग मैक्सिमा, जीरो या फिर मिनिमा को निकाल सकते हो। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए ताकि मैं आपको इसको दोबारा से अच्छे से एक्सप्लेन करूं। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, आया भी हुआ है और आने के चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा हैं। तो आपको हर चीज़ को अच्छे से समझना है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि फीचर क्या है इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के। जो हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किए हैं आखिर मैं इसका कैसे कैसे यूज़ कर सकता हूं। देखिए इस ग्राफ को देखकर, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखकर सबसे पहले आप बता पाओगे कि आखिर इस एनर्जी लेवल के अंदर कितने ज़्यादा नोड है। फॉर एन एग्जाम्पल n=1 के अंदर आपके पास नोड कितने हैं, जीरो। अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पर नोड कितने हैं, ये रहा आपके पास नोड। अगर मैं इसको देखूं नोड कितने, एक नोड ये रहा और एक नोड ये रहा। 1 लेवल के लिए 0 नोड, 2 लेवल के लिए 1 नोड, 3 लेवल के लिए 2 नोड। एक जनरल फॉर्मूला सा यहाँ पर बन जाएगा कि नोड क्या हो गया आपके पास, नोड का फॉर्मूला हो गया n-1। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सिक्स्थ एनर्जी लेवल के अंदर कितने नोड आपको देखने को मिलेंगे तो आप बता पाओगे 6 - 1 क्या, 5 नोड आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। और अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन के अंदर कि थर्ड नोड की पोजीशन क्या है तो उसके लिए आप लोग यूज करोगे अपने शॉर्टकट तरीके को जो मैंने आपको अभी बताया है कि कैसे आप लोग निकाल सकते हो। मैक्सिमा कब आएगा, फिर जीरो आएगा, फिर आपके पास मिनिमा आएगा, फिर जीरो आएगा। तो जैसे कि अभी आपने निकाला है इस केस के अंदर मैं आपको बताया था कि जैसे मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि अगर आपके पास पहले कोई मैक्सिमा आता है, राइट, इसकी अगर मैं n=6 का एग्जांपल लेके चलता हूं, आपका पास क्या आ जाएगा, पहला मैक्सिमा कब आएगा, L/2n आप लगाओगे, क्या लगाओगे L/2 × में 6 क्या निकल कर आ जाएगा L/12। इसका मतलब L/12 के ऊपर आपके पास पहला मैक्सिमा निकल कर आएगा। फिर आपको क्या लिखना है 2L/12, 3L/12, 4L/12,
5l/12 और कब तक लिखते रहोगे आप इसको 12l/12 तक आप इसको लिखते रहोगे। तो यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू है, ये जो आपके पास वैल्यू है, ये आपके पास l/12 पे क्या आएगा, पहला मैक्सिमा आएगा, ये क्या हो गया आपके पास 0, ये आपके पास क्या हो गया मिनिमा, ये आपके पास क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा आपके पास मैक्सिमा। और इसका मतलब ये है कि अगर 6l/12 की बात करूं तो यहाँ पर आपके पास फिर से 0 निकल कर आएगा। तो तीसरा नोड कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये जो आपके पास पहली जो चीज़ यहाँ पर है, ये जो आपके पास पहला 0 निकल कर आया, ये 0 आपके पास क्या है, फर्स्ट नोड है। ये क्या आपके पास फर्स्ट नोड है। ये क्या आपके पास, ये आपके पास सेकंड नोड है। ये आपके पास थर्ड नोड कहाँ निकल कर आएगा, ये रही आपके पास थर्ड नोड। तो डायरेक्टली आप देखते ही बता पाओगे कि 6l/12 के ऊपर आपके पास जो है वो तीसरी नोड प्रेजेंट है। और ऑप्शन आपके पास डायरेक्ट गिवन होगा कि आपके पास का ऑप्शन गिवन होगा l/2 के ऊपर, यानी कि l/2 के ऊपर आपकी क्या है, थर्ड नोड है। 6l/12 क्या होता है आपके पास, l/2 ही होता है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स से आप लोग ये बता पाओगे कि किस एनर्जी लेवल के अंदर कितने नोड्स होते हैं, कि कौन सी पोजीशन के ऊपर आपको नोड मिलेगा, कौन सी पोजीशन के ऊपर पहला मैक्सिमम मिलेगा, कौन सी पोजीशन के ऊपर थर्ड मैक्सिमम मिलेगा, कौन सी पोजीशन के ऊपर सेकंड मैक्सिमम मिलेगा, कौन सी पोजीशन के ऊपर फर्स्ट मिनिमम मिलेगा, कब आपको सेकंड मिनिमम मिलेगा, या फिर आपको मिनिमम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इन सब चीज़ों के बारे में अब आपको पता है। इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है मैक्सिमा या फिर मिनिमा निकालने के लिए, इन केस ऑफ पार्टिकल इन 1D बॉक्स, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ताकि मैं आप लोगों के लिए दोबारा से इस लेक्चर को अपलोड कर सकूं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए। अगर आपको ये समझ में आया है तो प्लीज़ तब भी कमेंट कर दीजिए। बहुत एफर्ट्स लगते हैं इन वीडियोज़ को बनाने के अंदर, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तब भी आप कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए जब भी मैं यहाँ पर कोई नया लेक्चर अपलोड करूँ या फिर कम्युनिटी टैब के अंदर कोई भी पोस्ट करूँ। आजकल कम्युनिटी टैब के अंदर पोस्ट कर रहा हूँ मैं, तो आपको पता होना चाहिए कि किस टाइम पे कौन से लेक्चर्स आ रहे हैं। उसके लिए आप लोगों को बेल आइकन दबाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, बेल आइकन नहीं दबाया, तो प्लीज़ आप लोग बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप लोग कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करो। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे वाइंड अप करूँगा। बाकी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि आखिर इसके और फीचर्स क्या हैं, किस तरीके से आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। बाकी एक फीचर मैंने यहाँ पर और लिखा हुआ है कि आप लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये बता सकते हो कि आपका जो फंक्शन है वो सिमेट्रिक है या फिर एंटी सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल लाइन। तो ये आपके पास क्या है, सेंट्रल लाइन है। तो देख लीजिए सेंट्रल लाइन के इधर भी सेम चीज़ है, यहाँ भी क्या है, सेम चीज़ है। तो ये क्या होगा आपके पास, सिमेट्रिक, राइट। इसके अंदर देखिए यहाँ पर आपके पास ये अलग, ये ऊपर की तो पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है। इसको आप क्या बोलते हो, एंटी सिमेट्रिक। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। सेम आप इधर भी देख सकते हो, यहाँ पर नेगेटिव था तो यहाँ पर भी नेगेटिव है, और ये इसका साथ में यहाँ पर क्या है, सिमेट्रिक है। इसका मतलब psi1 psi3 psi5 psi7 psi9 psi11 psi13 psi17 सारे के सारे क्या होंगे आपके पास, सिमेट्रिक होंगे। वहीं पर ओड फंक्शन जो आपके पास होंगे पार्टिकल 1D बॉक्स के केस के अंदर, psi2 psi4 psi6 ये आपके पास क्या होंगे, एंटी सिमेट्रिक होंगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आप लोग ये बता सकते हो कि आपका जो फंक्शन है वो सिमेट्रिक है या फिर एंटी सिमेट्रिक है। आपने नोड का जनरल फॉर्मूला भी यहाँ से निकाल लिया। नोड के फॉर्मूले से आप बता सकते हो कि आप किस एनर्जी लेवल की बात करते हो। अगर आप लोगों ने एनर्जी लेवल देखा तो आप निकाल सकते हो कि एनर्जी लेवल की एनर्जी कितनी है। आप लोग काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से निकाल सकते हो। अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए। अगर आपको लेक्चर पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग आरजे एकेडमी को फाइनली सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग हमें फ़ोन पे, पेटीएम और गूगल पे कर सकते हो। नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है 9053519385। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और खुश रहिए। थैंक